हेलो दोस्तों, कल किसी टेक्निक प्रॉब्लम की वजह से वीडियो को बीच में रोकना पड़ा था। आज उसी टॉपिक को हम दोबारा पढ़ेंगे। पहले वीडियो में मैंने बीज के बारे में बता दिया है, जो बचा है वो आज की वीडियो में बता रहा हूँ। कल अपनी हो गई थी बीज के गुण हो गए थे, बीज कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से उनको बनाया जाता है, किसानों को कौन सा बीज दिया जाता है। इसके अलावा एनएससी की स्थापना कब हुई, आरएसएस की स्थापना कब हुई, अपन ने सारी बातें कर ली थी। अभी हम चलते हैं आगे और बीजों का थोड़ा वर्गीकरण भी देख लेते हैं। बीजों का वर्गीकरण, ठीक है। इसके अंदर से भी कभी कभी क्या है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पहला वर्गीकरण है बीज पत्र के आधार पर। बीज पत्र के आधार पर बीजों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग एक बीज पत्री और दूसरा भाग द्विबीज पत्री। कौन सा? द्विबीज पत्री। अब हम सब जानते हैं जब बीजों को तोड़ा जाए तो बीज अगर समान दो भागों में नहीं बंटते, वे सभी बीज एक बीज पत्री कहलाते हैं। और अगर बीजों को तोड़ा जाए और वो दो समान भागों में बट जाए तो वो क्या कहलाता है? द्विबीज पत्री कहलाता है। जैसे एक बीज पत्री बीज के अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल हो गए, जैसे गेहूं हो गया आपका, जौ हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, जवार हो गया, धनिया हो गया, जीरा हो गया, सौंफ हो गई, मेथी हो गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो एक बीज पत्री के अंदर आते हैं। द्विबीज पत्री मतलब बीजों को अगर दो भागों में विभक्त किया जाए या दो भागों में बांटा जाए तो बीज आसानी से दो भागों में बट जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दलहनी फसलें आप जानते हो, जैसे चना, मटर, अरहर, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, लौकी आदि। ये किसके उदाहरण हैं? द्विबीज पत्री के। मतलब एक बीज पत्री जिनके बीजों को तोड़ा जाए तो दो समान भागों में वो विभक्त नहीं हो, और द्विबीज पत्री जिनके बीजों को तोड़ा जाए दो समान भागों में विभक्त हो जाए, वो क्या कहलाते हैं? द्विबीज पत्री कहलाते हैं। ये वर्गीकरण हुआ अपना बीज पत्र के आधार पर। अगला वर्गीकरण देखते हैं इसका। अंकुरण के आधार पर। किस पर? अंकुरण के आधार पर। इसमें से जेड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो बार पूछा भी गया है भाई किस प्रकार का अंकुरण है और किन फसलों में यह पाया जाता है। देखो, इसको भी दो भागों में बांटा है। पहला होता है हाइपोजियल। हाइपोजियल, इसको हिंदी में कहते हैं अधोभूमिक। हाइपोजियल या अधोभूमिक। देखो, इसकी परिभाषा की बात करें तो जब बीज का अंकुरण होता है, जब बीज का अंकुरण होता है उस समय जो बीज है उसके बीज पत्रक या
उसकी जो दालें हैं वो मृदा के ऊपर नहीं आती। समझ में आई? जब देखो बीज, जब ये मृदा का सरफेस है, अपन ने बीज की बुआई की, यहाँ पर मृदा का सरफेस है, ये मृदा की सतह आ गई, इसके नीचे अपन ने बीज बुआई कर दिया। जब यह बीज अंकुरित होगा तो ये बीज मृदा सतह पर नहीं आएगा, बल्कि इसी में से अंकुरण होगा, इस प्रकार क्या बन जाएगा, आपका प्लांट बन जाएगा। तो बीज कहाँ रह गया, मृदा सतह के नीचे। ठीक है बेटा जी। हाइपोजियल मतलब अधोभूमि। जब बीज का अंकुरण हो तो जो बीज पत्रक है या बीज की जो दालें हैं वो मृदा सतह के ऊपर नहीं आती है। ये क्या कहलाता है, हाइपोजियल या अधोभूमिक अंकुरण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं तो आपका ग्रेमिनिकुल हो गया, करीब करीब ग्रेमिनिकुल की जो फसलें हैं वो किस में आती है, हाइपोजियल में आती है। इसके अलावा अम्बेलिफेरी हो गया, इसकी भी कहाँ आती है, नीचे रहती है अंकुरण। इसके अलावा क्रूसिफेरी हो गया, इस कुल की भी जो अंकुरण होगा वो भी किस प्रकार का होगा, हाइपोजियल या अधोभूमिक प्रकार का अंकुरण माना जाता है। इसके बाद में दूसरा है एपीजियल। एपीजियल या ऊपरी बीजांड। एपीजियल या ऊपरी बीजांड, ये भी किसका, अंकुरण के आधार पर दूसरा वर्गीकरण है। ये जो हाइपोजियल पढ़ा था उसका विपरीत है, उल्टा है। जैसे अपन ने यहाँ पर मृदा सरफेस के नीचे बीज को बोया है, ये अपना सीड इसमें बो दिया। अब ये सीड क्या करेगा, यहाँ से उठेगा और कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से जड़ें चालू होंगी, ये बीज कहाँ आ जाएगा, ऊपर मृदा सतह के क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगी, इसकी जड़ें। मतलब हम कह सकते हैं जब बीज का अंकुरण होता है तो बीज के जो बीज पत्रक हैं या जो दालें हैं वो मृदा सतह के ऊपर आ जाती है, मृदा सतह के कहाँ आ जाती है, ऊपर आ जाती है। वो कहलाता है एपीजियल या ऊपरी बीजांड। और इसके एग्जाम्पलों की बात करें अपन तो इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे गंवार, टिंडा, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, मूंगफली, नीम, बबूल, ये सब के सब क्या है, एपीजियल। या अपन कह सकते हैं एग्जाम में, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया, मूंगफली मूंगफली में किस प्रकार का अंकुरण होता है, तो किस प्रकार का होता है, एपीजियल प्रकार का या फिर ऊपरी बीजांड प्रकार का होता है। या कह दिया जाए आपसे सरसों में किस प्रकार का अंकुरण होता है, तो सरसों में किस प्रकार का होता है, हाइपोजियल या अधोभूमिक अंकुरण माना जाता है। ठीक है, ये हुआ बीज का वर्गीकरण। किस किस आधार पर पढ़ा आपने, बीज पत्र के आधार पर पढ़ा, दो भागों में, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। और दूसरा किसके आधार पर पढ़ा, अंकुरण के आधार पर, हाइपोजियल और एपीजियल। आगे चलते हैं। देखो जो ये अंकुरण होता है, बीजों का अंकुरण, इसको प्रभावित करने वाले भी कुछ मुख्य कारक होते हैं। अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं, बीज के अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक काम करता है नमी। कौन सा करता है, नमी। ये इंपॉर्टेंट है। देखो बीज के अंकुरण को सबसे ज्यादा दो कारक सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, एक तो नमी करती है और एक प्रकाश करता है। ये दोनों के दोनों सबसे ज्यादा क्या करता है, इसको प्रभावित करता है, नमी। ऐसा मानते हैं कि भ्रूण की क्रियाशीलता के लिए, भ्रूण की क्रियाशीलता के लिए
लगभग भ्रूण की क्रियाशीलता के लिए लगभग 70 से 75% नमी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नमी होनी चाहिए। इससे अगर कम नमी होती है या बहुत ज्यादा कमी होती है नमी की, तो बीज का अंकुरण नहीं हो पाता। कितनी होनी चाहिए? लगभग भ्रूण की क्रियाशीलता के लिए नमी 70 से 75% नमी होनी ही चाहिए। दूसरा जो है वो है तापमान। बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाला यह भी एक क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कारकों की बात करें तो आप कह सकते हो तापमान अंकुरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। क्या है? तापमान अंकुरण को प्रभावित करने वाला सबसे अधिक कारक है। मतलब तापमान से सबसे ज्यादा अंकुरण का क्या होता है? प्रभावित होता है। अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो भी बीजों का अंकुरण नहीं होगा, और कम टेम्परेचर होगा तब भी बीजों का अंकुरण नहीं होता है। इसके अलावा एक कारक ऑक्सीजन भी मानते हैं। क्या मानते हैं? ऑक्सीजन भी कारण इसका माना जाता है। ऑक्सीजन के बगैर भी बीजों का अंकुरण होना असंभव होता है। अगर हम बात करें, जो ये कुछ बीज ऐसे होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में अंकुरित होते हैं, और कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको अगर प्रकाश मिलता है तो अंकुरित नहीं हो पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें प्रकाश की अगर अवधि मिलती है तो वो अंकुरण नहीं होता है। जैसे प्रकाश की उपस्थिति में अंकुरण नहीं होता, जैसे आपका प्याज है, तंबाकू। अगर कुछ बीजों में बिना प्रकाश के अंकुरण नहीं हो पाता, जैसे फॉर एग्जांपल तंबाकू को अगर आपने तंबाकू की बुआई की है, नर्सरी की है, अगर तंबाकू को प्रकाश नहीं मिला तो वह अंकुरित नहीं हो पाता। कई बीज ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रकाश की जो तीव्रता है या प्रकाश अधिक हो जाता है तो वो भी अंकुरण नहीं हो पाता। मतलब प्रकाश की उपस्थिति में जो अंकुरित नहीं होगा वो जो बीज है वो प्याज होता है। प्याज में अगर प्रकाश की उपस्थिति होगी, या यूं कह सकते हैं ज्यादा अगर प्रकाश प्याज की फसल को मिलता है नर्सरी करते समय, तो प्याज का अंकुरण भी नहीं हो पाता है। याद रखना, कुछ बीजों में बिना प्रकाश के अंकुरण नहीं हो पाता, जैसे तंबाकू। अगर प्रकाश नहीं मिल रहा तो तंबाकू में अंकुरण नहीं होता। कुछ बीजों में प्रकाश की उपस्थिति हो जाती है तब उसका अंकुरण नहीं हो पाता, और वो कौन सा बीज होता है? प्याज होता है। कौन सा होता है? प्याज होता है। आगे चलते हैं। ये तो हुई अपनी नॉर्मल सी बातें। अब बात करते हैं अपन जो अंकुरण प्रतिशतता होती है बीजों की, अंकुरण प्रतिशतता वो किस बीज में कितनी होती है, या किन किन बीजों में कितनी थी अंकुरण प्रतिशतता मानी जाती है। देखो, अंकुरण प्रतिशत आपने नोटिस किया होगा, जो आपके बीज होते हैं उनके ऊपर हमेशा अंकुरण प्रतिशत लिखा हुआ होता है, और उस पर साफ शब्दों में लिखा हुआ होता है भाई ये बीज इतने प्रतिशत अंकुरण होगा। जैसे अपन बात करते हैं, देखो अंकुरण प्रतिशत होता है
वो शुरू होता है, एक सिंपल सी ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं आपको। सबसे जो ज्यादा होगा, जैसे मान के चलो आप 90%, 90%, उसके बाद में 80%, सॉरी 85%, फिर 80%, फिर 75%, फिर 70%, फिर 65%। ये हमने एक सामान्य रखा है अंकुरण प्रतिशत में। भाई कहां से स्टार्ट होता है? 90%, 85%, 80%, 75%, 70% और 65%। अब अपने को पता है सबसे ज्यादा जो अंकुरण प्रतिशत होगा वो मक्का में होता है। किसमें होता है? मक्का में। सबसे ज्यादा किसमें होता है? मक्का के अंदर। अंकुरण प्रतिशत सबसे ज्यादा किसमें होगा? मक्के में होगा। और सबसे कम अंकुरण प्रतिशत माना जाता है वो कपास का माना जाता है। किसका माना जाता है? कपास का। अब ये दो चीजें तो क्लियर हो गई अपने पास। मक्के की अंकुरण प्रतिशत कितनी है? 90%। कपास की अंकुरण प्रतिशत कितनी है? 65%। अब बात करते हैं 85, 80, 70 और 75% की। भाई ये 85% जो अंकुरण प्रतिशत होगा ये किन किन फसलों के अंदर हो सकता है? ठीक है, तो देखो बात करते हैं 85% की। तो लगभग जो 85% जो अंकुरण माना जाता है वो माना जाता है गेहूं का। गेहूं में होता है। 80% अंकुरण मानते हैं वो ऐसा मानते हुए धान फसल में लगभग 80% होता है। 75% मानते हैं तो मानकर चलते हैं अपन बाजरा के अंदर। किसके अंदर मान के चलते हैं? बाजरा के अंदर मानते हैं। और इससे जो कम होता है वो जैसे मान के चलते हैं अपन मूंगफली, सोयाबीन। इन फसलों में कितना प्रतिशत माना जाता है? लगभग 70% अंकुरण माना जाता है। और सबसे कम किसमें मानते हैं? कपास के अंदर। ये एक नॉर्मल सी है। पूरी अंकुरण प्रतिशत आपको अपने बुक में देखने होंगे, सभी फसलों के अलग अलग हैं, लेकिन जो पूछे जाते हैं मुख्य रूप से वो ये है। मक्का सर्वाधिक होता है 90% और कपास सबसे कम होता है 65%। उसके बाद में अंकुरण 85% के समथिंग होता है। गेहूं में, धान में 80% होता है, बाजरे में 75% होता है, सोयाबीन और मूंगफली में 70% माना जाता है। अगर बाजरे की बात करते हैं तो बाजरा खरीफ में होता है। तो खरीफ की करीब करीब जो दलहन है आपकी लगभग, है ना, जैसे मूंग है, मोट है ना, खरीफ की दलहन। दलहन के अंदर भी कितना मानते हैं? लगभग 75% ही अंकुरण माना जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी सीड का एक छोटा सा टॉपिक और है, सीड डोरमेंसी, बीज सुसुप्तावस्था। क्या है? बीज सुसुप्तावस्था। एकदम सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा वो नहीं है, इतना हार्ड भी नहीं है, सिंपल सा है। देखो बीज सुसुप्तावस्था, एक साधारण भाषा में इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं एक बीज में अंकुरित होने के सभी गुण मौजूद होने के बाद भी बीज का अंकुरण नहीं होना। क्या? एक बीज में अंकुरित होने के सभी गुण मौजूद होने के बाद भी बीज का अंकुरण नहीं होना क्या कहलाता है? सीड डोरमेंसी या बीज सुसुप्तावस्था कहलाता है। ये सुसुप्तावस्था बीजों के अंदर कई प्रकार से होती है। जैसे पहली सुसुप्तावस्था आनुवांशिक मानते हैं, आनुवांशिक सुसुप्तावस्था। आनुवांशिक सुसुप्तावस्था मतलब यह सुसुप्तावस्था बीजों के अंदर, यह सुसुप्तावस्था बीजों के अंदर उसके कठोर आवरण की वजह से होती है। आनुवांशिक सुसुप्तावस्था किस कारण होती है? जब बीजों के ऊपर का जो आवरण होता है वो कठोर होता है, कठोर होने के कारण बीज का अंकुरण नहीं हो पाता। जैसे आपका कपास, अरहर, बेर, इनके आवरण होते हैं वो क्या होते हैं? कठोर होते हैं, जिस कारण बीज का अंकुरण नहीं हो पाता। ठीक है, दूसरी सुसुप्तावस्था हम मान सकते हैं बाह्य सुसुप्तावस्था या
कृत्रिम भी मान सकते हैं इसको, या कृत्रिम सुषुप्तावस्था मतलब बाह्य है तो ये कर्षक द्वारा उत्पन्न होती है। जो बीज छोटे होते हैं, महीन आकार के होते हैं, उन बीजों को अगर बुआई करते समय ज्यादा गहराई में डाल दिया जाए तब इस प्रकार की बाह्य सुषुप्तावस्था या कृत्रिम सुषुप्तावस्था उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है? जब बीजों को बुआई करते समय अगर ज्यादा गहराई में डाल दिया जाए, और बीज भी कौन से होंगे? जो छोटे होते हैं, महीन आकार के होते हैं, उनमें होती है। जैसे आपकी तंबाकू है, जीरा है, रिंजका है, इनके अंदर यह सुषुप्तावस्था पाई जाती है। तीसरी सुषुप्तावस्था आती है बीजों की, वो होती है प्रेरित सुषुप्ता। कौन सी होती है? प्रेरित सुषुप्तावस्था। देखो, प्रेरित का मतलब ही होता है उकसाना। प्रेरित का मतलब उकसाना या मोटिवेशन करना, प्रेरित करना। और ये किस प्रकार से बीजों में होती है? जब बीज का भंडारण करते हैं उस समय यदि बीजों को अधिक या कम तापमान पर रख दिया जाए तो इस प्रकार की सुषुप्तावस्था उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है। जब बीज को भंडारित किया जाता है उस समय अगर बीज को अधिक या कम तापमान पर रख दिया जाए तो इस प्रकार की सुषुप्तावस्था बीजों के अंदर उत्पन्न हो जाती है। जैसे आपका जौ और मक्का, इनके अंदर यह सुषुप्तावस्था उत्पन्न हो जाती है। दोबारा एक बार रिमाइंड करते हैं। बीज सुषुप्तावस्था मतलब एक बीज में अंकुरित होने के सभी गुण मौजूद होने के बाद भी बीज का अंकुरण नहीं होना, सीड डोरमेंसी कहलाता है। सीड डोरमेंसी मुख्यतः फसलों में 3 प्रकार से हो सकती है। आनुवांशिक सुषुप्तावस्था मतलब जब बीज का सीड कोट मतलब बाहर का जो आवरण होगा वो कठोर हो जाता है, तब इस प्रकार की बीज में सुषुप्तावस्था उत्पन्न हो जाती है। जैसे आपकी अरहर है, कपास है और बेर है। इसके बाद में आप कह सकते हो बाह्य सुषुप्तावस्था या कृत्रिम सुषुप्तावस्था। इस प्रकार की सुषुप्तावस्था जब जो महीन आकार के बीज होते हैं, जब उनको बुआई करते समय किसान अधिक गहराई में डाल देता है तो इस प्रकार की सुषुप्तावस्था उत्पन्न होती है। जैसे तंबाकू है, जीरा है, रिंजका है। तीसरी आपकी प्रेरित सुषुप्तावस्था मतलब जब भंडारण करते समय बीजों को कम या अधिक तापमान पर रख दिया जाए तो उनके अंदर क्या आ जाती है? डोरमेंसी उत्पन्न हो जाती है, जैसे जौ और मक्का। अब बात करते हैं सुषुप्तावस्था तोड़ने के उपाय। सुषुप्तावस्था तोड़ने के उपाय। सुषुप्तावस्था तोड़ने के उपाय देखो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले भौतिक उपाय। मतलब जो अपने द्वारा किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल खुरचना, या आप इसको कह सकते हो रगड़ना। बीजों को खुरचना या रगड़ना, ठीक है। ये ज्यादातर करते हैं कपास के अंदर, ताकि जिन बीजों का सीड कोट या जो आवरण होता है वो कठोर होता है, उनको रगड़कर या खरोंचकर उसके सीड कोट को मुलायम बना दिया जाता है। दूसरी, जैसे बीजों को साफ पानी से धोना। कुछ बीजों को अगर धोया जाए तो भी उनकी सुषुप्तावस्था टूट जाती है। दूसरा इसका तोड़ने के उपाय है वो है रासायनिक उपाय। जेड की दृष्टि से इसके अंदर से रासायनिक उपायों में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो कौन कौन से। सबसे पहला H2SO4 का छिड़काव, और H2SO4 से जो सुषुप्तावस्था तोड़ी जाती है वो कपास की तोड़ी जाती है। किसकी?
कपास की। इसके दो फायदे, कपास के जो बिनोले होते हैं H2SO4 से उसके रेशे भी अलग किए जा सकते हैं, बीजों की सुसुप्तावस्था भी तोड़ी जा सकती है। एक होता है थायोयूरिया, थायोयूरिया। ये थायोयूरिया बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, या तो पूछ लेता है आलू की सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं, या पूछ लिया जाता है थायोयूरिया किस फसल की सुसुप्तावस्था तोड़ने के काम में लिया जाता है, तो थायोयूरिया का किस में काम में लेते हैं, आलू के अंदर। किस में लेते हैं, आलू के अंदर। एक होता है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम जो नाइट्रेट है इसका प्रयोग किया जाता है ज्वार की सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए। किसकी सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए, ज्वार की सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा जी। इसके अलावा और भी इसके उपाय हैं सुसुप्तावस्था तोड़ने के। अपन ने कहा प्रेरित सुसुप्तावस्था होती है वो तापमान के कारण होती है, तो ये तापमान के कारण जो सुसुप्तावस्था उत्पन्न हुई है उसको तोड़ने के लिए ताप उपचार भी किया जाता है। ताप उपचार मतलब बीजों को कम या अधिक तापमान पर 24 घंटे के लिए रखा जाता है, तो उन बीजों की सुसुप्तावस्था टूट जाती है। जैसे कम तापमान की अपन बात करते हैं तो कम तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बीजों को लगभग 24 घंटे रखा जाना चाहिए। कितने घंटे, 24 घंटे, तो बीजों की सुसुप्तावस्था टूट जाती है। दूसरी बात, अधिक तापमान पर, अधिक तापमान की बात करें तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर बीजों को लगभग 24 घंटे रखा जाता है। कितने घंटे रखा जाता है, 24 घंटे रखा जाता है। इसके अलावा कुछ हार्मोन का भी प्रयोग करते हैं। किनका प्रयोग करते हैं, हार्मोन का भी प्रयोग करते हैं सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए। और वो हार्मोन कौन कौन से माने जाते हैं, जैसे साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। इन रसायनों का प्रयोग भी किसके काम में लिया जाता है, बीजों की सुसुप्तावस्था तोड़ने के काम में लिया जाता है। इसके अलावा कुछ किरणें भी होती हैं जिनका प्रयोग भी बीजों की सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे लाल जो किरणें होती हैं, लाल किरणें, कौन सी किरणें, लाल किरणें, किरणों से भी बीजों की सुसुप्तावस्था तोड़ी जाती है। किनसे तोड़ी जाती है, लाल किरणों से भी बीजों की सुसुप्तावस्था तोड़ी जाती है। ये हुआ अपना बीज की सुसुप्तावस्था और उसको तोड़ने के उपाय। इसके बाद में आती है आपकी पृथक्करण दूरी। कौन सी आती है, पृथक्करण दूरी, मतलब कह सकते हो आइसोलेशन डिस्टेंस। देखो बेटा, पृथक्करण दूरी का मतलब होता है, सबसे जो मुख्य उद्देश्य होता है पृथक्करण दूरी का, वो उद्देश्य होता है बीज की आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखना। सबसे मुख्य उद्देश्य कौन सा होगा, बीज की आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखना। इसी उद्देश्य से उनमें पृथक्करण दूरी रखी जाती है। हम कह सकते हैं बीज की आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए एक ही फसल की दो किस्मों के मध्य एक निश्चित दूरी रखी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, पृथक्करण दूरी कहा जाता है। जैसे कुछ जो स्वपरागित फसलें हैं उनकी हमेशा पृथक्करण दूरी कम होती है, और जो परपरागित फसलें होती है उनकी हमेशा जो पृथक्करण दूरी है वो अधिक होती है। जैसे स्वपरागित फसलें होती है अपनी, जौ है, गेहूं है, धान है, जई है, इनकी आधार बीज की और प्रमाणित बीज की, दोनों की अगर दूरी बात करते हैं, किसकी, आधार बीज की और प्रमाणित बीज की, तो दोनों की जो दूरी होगी वो 3-3 मीटर रखी जाती है। कितनी रखी जाती है, 3-3 मीटर रखी जाती है। इसके अलावा ज्यादातर जो परपरागित फसलें होती हैं, परपरागित फसलों के अंदर यह दूरी ज्यादा रखी जाती है। जैसे आपका बाजरा है,
जवार है, इनकी दूरी हमेशा कितनी रखी जाती है, ज्यादा रखी जाती है। जैसे संकर मक्का है, जैसे संकर मक्का। अब इस संकर मक्का की बात करते हैं तो आधार बीज की जो दूरी होगी वो इसमें 600 मीटर होगी और प्रमाणित बीज की दूरी होगी वो इसके अंदर 300 मीटर मानते हैं। कितने मानते हैं, 300 मीटर मानते हैं। जैसे जितनी भी आपकी, ये याद रखना बेटा, जितनी भी स्वपरागित फसलें होंगी उनकी आधार बीज की और प्रमाणित बीज की जो दूरियां होंगी वो हमेशा कितनी होती है, कम होती है। जबकि जो भी बीज या जो फसल पर परागित होती है उनके अंदर ये दूरी ज्यादा मानी जाती है। ठीक है बेटा। और इनको जो ये दूरियां हैं ये सभी फसलों की अलग अलग दे रखी हैं, जो आप बुक के अंदर से इसको देख सकते हो आसानी से। आज अपना यहीं पे सी टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे जो हम टॉपिक लेंगे वो लेंगे खरपतवार। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।